आवाज कम कर देना। सभी साथियों को जय भीम। आज हम दलित लेखक संघ के मंच पर उपस्थित हैं और सबसे पहले तो मैं अपने सभी पाठकों का स्वागत करती हूँ और दलित लेखक संघ की कहानी की श्रृंखला में हमारी एक कहानी की श्रृंखला थी जिसको सुनीता मंजू कहानी पढ़ती थी, लेकिन बीच में ये थोड़ा कम हो गया था, प्रॉब्लम्स थे, तो लेकिन अभी दोबारा से हमने शुरू किया है और सुनीता मंजू जो आज दलित लेखक संघ के मंच पर हमारे बेहद वरिष्ठ साहित्यकार, प्रसिद्ध और कवि, दलित साहित्य के आधार स्तंभ में से एक माने जाने वाले जयप्रकाश कर्दम जी की कहानी पगड़ी का पाठ करेंगी। तो ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है, कार्यक्रम शुरू होने में टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इंटरनेट की समस्या आ रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी पे हम बाद में बातचीत कर लेंगे, लेकिन अब हम कहानी शुरू करते हैं। तो मैं सुनीता मंजू को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और जयप्रकाश कर्दम जी की कहानी जो उन्होंने सिलेक्ट किया पगड़ी, उसका वो पाठ करें। सुनीता मंजू, आपका हार्दिक स्वागत है और आप कार्यक्रम को आगे ले चलें। जी धन्यवाद मैम। और थोड़ा सा जो देरी हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी सभी दर्शकों से। अब हम लोग कहानी पाठ शुरू करते हैं। कहानी का नाम है पगड़ी। डॉक्टर जयप्रकाश कर्दम जी के बारे में आप सभी को ज्ञात ही है, वो वरिष्ठ साहित्यकार हैं और उनका किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आलोचना के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में और कहानियां, उपन्यास, बाल उपन्यास सभी उनके काफी प्रसिद्ध रहे हैं। तो अब हम कहानी का पाठ शुरू करते हैं। पगड़ी ये महिला सशक्तिकरण की एक कहानी है। इसको मैंने इसीलिए चुना कि जो पितृसत्ता के प्रतीक पगड़ी है उसको एक महिला को पहनाकर एक परंपरा को पर एकदम से चोट की गई है। मेरी आवाज ठीक है? हाँ, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक है, आप पढ़िए। चलो। पगड़ी। बहुत दिनों के बाद बतिया की जिंदगी खुशी का दिन है। जब भी गांव में लड़के की बारात देखती या दुल्हन को देखने जाती तो प्राय यह सोच कि मैं भी अपनी शादी धूमधाम से और सुंदर सी बहू लूंगी। जब से उसका बेटा पैदा हुआ था तभी से वह यह कामना कर रही थी कि जल्दी से शुभ आए और उसके बेटे की शादी हो। उसके जीवन में वह सब घड़ी आ गई थी। आज उसके बेटे की शादी थी। पिछले कई दिनों से भूख, प्यास, थकान की परवाह किए भाग दौड़ कर हलवाई के काम और खाने की दुकान से लेकर सारी खरीदारी व्यवस्था सरबतिया ने स्वयं की थी। ये यूं कहिए कि सारी व्यवस्थाएं उसको ही करनी पड़ी थी। उसका पति राम सिंह निठल्ला, शराबी और निहायत गैर जिम्मेदार था। सरबतिया मजदूरी करने जाती और उसका पति दिन भर यहाँ वहां घूमता फिरता। शाम को शराब पीकर घर आता। सरबतिया की कमाई से ही परिवार की आजीविका चल रही थी। उसने ही अपनी कमाई से मकान बनवाया और बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। राम सिंह केवल घर बैठकर खाता था। काम के नाम पर वह केवल एक ही काम करता था, जब तब शराब पीकर सरबतिया और बच्चों के साथ गाली गलौज और मारपीट करना। घर के किसी काम में राम सिंह न कोई रुचि लेता और न हाथ बटाता था। इसलिए जो कुछ सरबतिया करती या चाहती थी घर में वही होता था। कब कौन सा काम कैसे करना है, सारे निर्णय सरबतिया ही लेती थी। गांव के लोग राम सिंह से अधिक सरबतिया को जानते और मानते थे। मोहल्ले पड़ोस वाले किसी भी काम में सरबतिया को ही पूछते थे। गांव भर में उनके परिवार की पहचान सरबतिया के नाम से थी। सरबतिया का परिवार। राम सिंह की ना अपनी कोई पहचान थी, न इज्जत, और ना उसे किसी काम में कोई पूछता था। बेटे के लिए लड़की सरबतिया ने पसंद की थी। लड़की वालों से बात भी उसने ही की थी। राम सिंह केवल नाम के लिए साथ में गया था। सगाई की तैयारियों के मामले में भी राम सिंह से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी।
वह केवल कुछ रिश्तेदारियों में खबर कर आया था, उसके लिए यही काफी था। आज सुबह से सरबतिया एक टांग पर खड़ी थी। नजदीकी रिश्तेदारों का आना कल से ही शुरू हो गया था। उनके ठहरने, खाने की व्यवस्था, पंचों को सूचना, गांव वालों को दावत का न्योता, गीत गाने वाली औरतों के लिए बाकली, पंचों के लिए हुक्का पानी, लोगों में बंटवाने के लिए मिठाई, इन सब के इंतजाम में वह इतनी व्यस्त थी कि उसे अपना कोई होश नहीं था। इंतजाम में कोई कमी न रह जाए, उसका ध्यान केवल इस पर केंद्रित था। राम से इस सबसे बेखबर सा था। वह रिश्तेदारों के साथ बैठा बातचीत में व्यस्त था। पंच एकत्र हो गए थे। हुक्का भरकर पंचों के बीच रख दिया गया था। कुछ बीड़ी के बंडल और माचिस भी रख दिए गए थे। सभी पंच हुक्का बीड़ी पीते हुए आपस में बातें कर रहे थे। जो हुक्का बीड़ी नहीं पीते थे, वे भी बातों में शामिल थे। हुक्के का एक दौर समाप्त होने के बाद औपचारिकता शुरू हुई। कौन बात शुरू करे? कुछ मिनट तक पंचों के बीच इस बात पर संवाद हुआ। पंचों में मास्टर प्रेम सिंह सबसे बुजुर्ग थे। इसके अलावा वह पढ़े लिखे तथा प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड हेड मास्टर थे। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे। ऐसे अवसरों पर मास्टर प्रेम सिंह ही अक्सर बातचीत का नेतृत्व किया करते थे। इसलिए उपस्थित लोगों ने मास्टर प्रेम सिंह से ही आग्रह किया, आप ही शुरू करो मास्टर जी। मास्टर प्रेम सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तो हुक्म है पंचो, कार्रवाई शुरू करें? हाँ जी, हुक्म है, शुरू करो, सब पंचों ने एक स्वर में कहा। औरतें ढोलक पर गीत गा रही थी। मास्टर प्रेम सिंह ने सबसे पहले औरतों से गाना बजाना बंद करने को कहा। अरे सुनो, शांत हो जाओ, ये गाना बजाना बंद करो थोड़ी देर के लिए, सगाई का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इधर ध्यान लगाओ तुम भी। औरतों ने तुरंत गाना बजाना बंद कर दिया। तब वह राम सिंह को संबोधित करते हुए बोले, राम सिंह, पंचों को क्यों याद किया है? पंचों, आपके बच्चे का रिश्ता आया है, उसी के लिए आप लोगों को याद किया है। जैसा आप लोग उचित समझें, आप लोग निर्णय लें। बड़ी अच्छी बात है, कहकर मास्टर राम से प्रेम सिंह ने अपने दाएं बाएं बैठे अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, बिचौला कौन है? कन्या पक्ष की ओर से सगाई के लिए आए लोगों के पास एक और बैठा दुबला पतला सा एक व्यक्ति धीरे से उठकर खड़ा हुआ। कंधे पर पड़े अंगोछे से उसने अपने चेहरे को पोंछा और उपस्थित जन समूह की ओर दोनों हाथ जोड़ते हुए विनम्रता पूर्वक बोला, मैं हूं पंचो। उपस्थित लोगों की नजरें उस व्यक्ति पर टिक गई। सब लोगों ने उसे अपनी अपनी दृष्टि से देखा। मस्खरे किस्म के लोगों की भी एक छोटी सी टोली एक और बैठी आपस में चुहलबाजी कर रही थी। उनमें से एक ने धीरे से चुटकी ली। अरे कहाँ से उठा लाए इस कंकाल को? दूसरे ने कहा। कंकाल कह रहा है, ये कीकर सिंह पहलवान है। तीसरे ने अलग चुटकुला छोड़ा। अजी पहले इसे कुछ खिलाओ पिलाओ ताकि यह ठीक से खड़ा हो सके। जिन लोगों के कानों तक भी उनकी ये चुटीली बातें पहुंची, सब हंस पड़े। उनकी बात पर हंसी कई पंचों को भी आ रही थी, लेकिन अपनी मर्यादा का ख्याल कर वे गंभीरता का आवरण ओढ़े बैठे थे। कहीं वह आदमी इस मजाक का बुरा ना मान जाए। यह सोचकर पंचों में से सिब्बा नामक एक व्यक्ति ने उन चुहलबाजों को डांटने का दिखावा करते हुए कहा, ज्यादा मस्खरी मत करो तुम बड़े पहलवान हो ना, मेहमानों के बारे में ऐसी बात करना ठीक नहीं है। मस्खरों की टोली सिब्बा का इशारा समझ गई। सब शांत हो गए। मास्टर प्रेम सिंह ने अपनी अनुभवी दृष्टि से ऊपर से नीचे तक उस व्यक्ति को देखा और आश्वस्त होकर कि यह ठीक आदमी है, उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुखदेव है जी। कहाँ के रहने वाले हो सुखदेव जी? शेरगढ़ी का रहने वाला हूँ जी। ये शेरगढ़ी कहाँ हुई? मेरठ में है जी। जो तेजगढ़ी के पास है? हाँ जी वो ही। तुम जो रिश्ता लाए हो वह कहाँ से है? रिश्ता कंकड़ खेड़े से है जी। मास्टर प्रेम सिंह सहित लगभग समस्त सभी लोग कंकड़ खेड़ा के बारे में जानते थे। फिर भी औपचारिकता पूरी करने के लिए मास्टर प्रेम सिंह ने बिचौला से पूछा, यह कंकड़ खेड़ा कहाँ पड़ता है? मेरठ में ही है जी कंकड़ खेड़ा, कैंट स्टेशन के पास। तुम जानते हो दोनों फरीकों को? हाँ जी, अच्छी तरह जानता हूँ। देख लेना कहीं कुछ ऊंच नीच हो जावे तो बिचौला ही पिटे है पहले। मास्टर प्रेम सिंह के इतना कहते ही उपस्थित लोगों में हंसी का एक फव्वारा सा फूटा। बिचौला भी हंसे बिना नहीं रह सका। लड़की वालों की ओर से आया है कोई? मास्टर प्रेम सिंह ने अगला सवाल किया। हाँ जी आए हैं।
कहते हुए उसने एक ओर बैठे लड़की पक्ष की ओर से आए लोगों की ओर इशारा किया। सब लोगों ने उनकी ओर देखा। मास्टर प्रेम सिंह उनको संबोधित करते हुए बोले, आप लोग भी कुछ बोलो, कंकड़ खेड़ा वालों, कैसे चुपचाप बैठे हो? कंकड़ खेड़ा वालों में से एक व्यक्ति जो उनमें मूढ़ था, पंचों की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, चुपचाप ना है जी। चुपचाप नहीं हो तो बताओ यहाँ किसकी इजाजत से आए हो? मास्टर प्रेम सिंह के इस सवाल ने कंकड़ खेड़ा के लोगों को सकते में डाल दिया। जवाब की तलाश में वे एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन उनमें से किसी के पास भी मास्टर प्रेम सिंह के सवाल का जवाब नहीं था। अपने बीच कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने आसपास बैठे लोगों की ओर देखा। एक व्यक्ति ने धीरे से बताया, कह दो पंचों की इजाजत से। कंकड़ खेड़ा वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति के बताए शब्दों को दोहरा दिया। कंकड़ खेड़ा के पंचों की इजाजत से आए हैं जी। वहां के पंचों ने कुछ भेजा है यहाँ के पंचों के लिए? मास्टर प्रेम सिंह के इस सवाल का भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे फिर बगले झांकने लगे। इस बार फिर वही पहले वाले व्यक्ति ने बताया, कह दो सभी पंचों को जय भीम भेजी है। कंकड़ खेड़ा वाले व्यक्ति ने इस बार भी उस व्यक्ति के शब्दों को दोहरा दिया। अजी वहां के पंचों ने यहाँ के पंचों के लिए जय भीम भेजी है। उनकी जय भीम यहाँ के पंचों को मंजूर है। यहाँ के पंचों की जय भीम भी वहां के पंचों को जाकर देना। मास्टर प्रेम सिंह ने औपचारिकता पूरी की। यह देखकर कि उनके जवाब से सभी पंच संतुष्ट हैं, कंकड़ खेड़ा वाले व्यक्ति ने राहत की सांस ली और बोला, जी आप लोगों की जय भीम अपने गांव के पंचों तक जरूर पहुंचाएंगे। जय भीम नमस्ते की औपचारिकता के पश्चात मास्टर प्रेम सिंह ने असली मुद्दे पर बात आगे बढ़ाई। आप लोगों को लड़का पसंद है? हाँ जी पसंद है, लड़की वालों की ओर से उसी मूढ़ ने जवाब दिया। लड़के का घर परिवार भी देख लिया, वो भी पसंद है? मास्टर प्रेम सिंह ने अगला सवाल किया। हाँ जी हाँ, सब पसंद है। कुछ और देखना या जानना बाकी है? नहीं जी, हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। और चौधरी साहब, आप लोगों से मिलने के बाद तो हम और भी ज्यादा संतुष्ट हो गए। हमें और कुछ भी देखना या जानना नहीं है। इसके बाद मास्टर प्रेम सिंह ने राम सिंह को संबोधित किया। राम सिंह, तुमने लड़की देख ली? राम सिंह ने घर के दरवाजे के पास खड़ी सरबतिया की ओर देखा। सरबतिया ने उसकी ओर हाँ में सिर हिलाया। राम सिंह ने कहा, हाँ जी देख ली है। तुम्हें लड़की पसंद है? राम सिंह ने पुनः सरबतिया की ओर देखा। सरबतिया ने पुनः हाँ में सिर हिलाते हुए हाथ से भी इशारा किया, जो इस बात का संकेत था कि पंच जो भी कुछ पूछे हाँ करते चले जाओ। राम सिंह ने पुनः कहा, हाँ जी पसंद है। लड़की वालों का घर परिवार भी देख लिया? वह भी पसंद है? हाँ जी हाँ, सब कुछ पसंद है। तो फिर लड़के को बुलाओ और काम को आगे बढ़ाओ। राम सिंह ने लड़के को आवाज दी। लड़का वहीं एक ओर बैठा था। सरबतिया ने उसको पंचों के बीच जाने का संकेत किया। लड़का गर्दन झुकाए चुपचाप पंचों के सामने आकर खड़ा हो गया। एक बुजुर्ग ने उसे टोका, अरे ठीक है बेटा कि आज तेरी सगाई होने वाली है, पर इसका यूं मतलब तय ना है कि आज जय भीम या नमस्ते भी ना करेगा। बुजुर्ग की यह बात सुनते ही सरबतिया ने पर्दे की ओट से उसे पंचों को नमस्कार करने का आदेश दिया। हरबीर, पंचों को हाथ जोड़ के नमस्ते कर बेटा। लड़के को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन किया। जय भीम। जय भीम बेटा, बैठ जा, कई लोगों ने एक स्वर में कहा। लड़का जहां पर खड़ा था वहीं जमीन पर बैठ गया। किसी ने लड़के को टोका, पूरब की ओर को मुंह करके बैठ भाई हरबीर। लड़का अपने बैठने की दिशा बदलने लगा तो वहां बैठे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने उसे रोका। उनमें से एक युवक बोला, सब दिशाएं समान हैं। यह तो ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया विश्वास है कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके काम सही होते हैं। इस ब्राह्मणवाद को कब तक ढोओगे? काम दिशाओं से सही नहीं होते, हमारे कर्मों से सही होते हैं। जब तक हम इन विश्वासों को मानते रहेंगे, ये विश्वास हम पर हावी रहेंगे। मानना छोड़ दो तो कुछ भी नहीं है। बैठा रहने दो उसे जहां बैठा है। उस व्यक्ति की बात का किसी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, अपितु किसी ने दबे स्वर में और किसी ने खुले स्वर में कहा, ठीक बात है, दिशाओं में कुछ ना रखा, यह तो मन का विश्वास है। बुजुर्ग पंचों ने भी यह कहकर उसकी बात का समर्थन किया। दिशा विशा की ऐसी कोई बड़ी बात ना है, किधर को भी बैठ जाओ। बैठ जा बेटा, कहीं भी बैठ जा। लड़का जहां बैठा था पुनः वहीं बैठ गया। मास्टर प्रेम सिंह लड़की पक्ष के लोगों को संबोधित करते हुए बोले, लो जी लड़का आ गया है, करो अपना काम।
अभी आए पंचो, कहते हुए लड़की पक्ष के लोगों ने आपस में और बिचौला के साथ कुछ मंत्रणा की। उपस्थित लोग उनकी मंत्रणा को देखते रहे। मंत्रणा समाप्त होने के बाद उनमें से एक व्यक्ति उठा और उपस्थित जन समूह की ओर हाथ जोड़ते हुए अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, पंचो, हम गरीब आदमी हैं, आपकी शरण में आए हैं। मास्टर प्रेम सिंह ने उसी विनम्रता के साथ कहा, अजी हम लोग तो आपसे भी गरीब हैं। लड़की वाला तो देने वाला होता है, लेने वाला गरीब होता है। पर पंचो, हमारे पास केवल लड़की है। लड़की के अलावा हमारे पास देने को और कुछ नहीं। अजी वैसे तो जिसने लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया। हमें भी केवल लड़की ही चाहिए। पर आप कह रहे हो तो केवल लड़की नहीं, साथ में आप लोगों की थोड़ी मोहब्बत भी चाहिए। अजी थोड़ी क्यों, खूब लो, मोहब्बत की कोई कमी नहीं है। पर मोहब्बत हम भी सेंत मेंत में नहीं देंगे। इसके बदले में हमें भी आप लोगों की मोहब्बत चाहिए। वाह जी, खूब कही। हमारे पास भी मोहब्बत का खजाना है और मोहब्बत देने में हम कंजूस नहीं हैं। हमारी ओर से खूब मोहब्बत मिलेगी आपको। दोनों फिर फरीक मोहब्बत से मिल जाएं, इससे अच्छी कोई बात नहीं। विनम्रता और सद्भाव के इस आदान प्रदान के पश्चात कन्या पक्ष के उस व्यक्ति ने बात आगे बढ़ाई, तो हुक्म है पंचो। हाँ जी, करो काम। उस व्यक्ति ने लड़के के सामने बैठकर उसको अंगूठी पहनाई तथा पतलून कमीज का कपड़ा और एक मिठाई का डिब्बा उसके हाथों में थमाया। इसके बाद पास में रखी एक टोकरी और पोटली की ओर इशारा करते हुए वह बोला, पंचो, ये थोड़े से फल हैं और ये घर परिवार के लोगों के कुछ लत्ते कपड़े हैं। कपड़े किस किस के हैं, नाम लेके बता दो तो पंचो को भी पता चल जाएगा। हाँ जी, अभी लो, कहकर उस व्यक्ति ने अपने साथ के अन्य लोगों की ओर देखा। उनमें से एक को संबोधित करके बोला, देशराज भैया, बता आके किस किस के कपड़े हैं। देशराज नाम का वह युवक उठा और अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ गया। कागज पर उन लोगों के नाम लिखे थे जिनको कपड़े दिए जाने थे। वह कागज में से देख देख कर लड़के की माँ, पिता, बहन, बुआ, चाचा, ताऊ और अन्य सगे संबंधियों के नाम पढ़ता गया और उसी के अनुसार कपड़े उठाकर देता गया। सभी संबंधितों को कपड़े दे दिए जाने के पश्चात मास्टर प्रेम सिंह ने कन्या पक्ष के लोगों से पूछा, बस जी हो गया या और कुछ बाकी है? हाँ जी पंचो, एक पगड़ी और है। मास्टर प्रेम सिंह ने लड़के के पिता को आवाज लगाई, राम सिंह आओ भाई, बंधवाओ पगड़ी, किसको बंधेगी? राम सिंह ने सरबतिया की ओर देखा। सरबतिया हाथ के इशारे से पंचों की ओर संकेत करने लगी। वह बोला, पंच ये देख लें किसको बंधेगी। अरे भाई, पगड़ी पंचों के लिए नहीं होती, यह होती है परिवार के मुखिया के लिए। तुम्हारे परिवार का मुखिया कौन है, उसे बंधवाओ यह पगड़ी, एक पंच ने कहा। पंच के इतना कहने पर वहां बैठे लोगों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। सबकी एक ही राय थी, परिवार की मुखिया तो सरबतिया है, वही सब कुछ करती है। पारिवारिक, सामाजिक सारी जिम्मेदारियां वही उठाती है। कौन जानता है राम सिंह को? एक आदमी कह रहा था। बात तो यह सही है कि परिवार की मुखिया सरबतिया है, पर स्त्री को तो नहीं बनती पगड़ी, वो तो पुरुष को ही बनती है। दूसरे व्यक्ति ने अपनी राय व्यक्त की। समाज की यह परंपरा ही तो है कि पगड़ी स्त्री को नहीं बंधती। इस परंपरा को बदला क्यों नहीं जा सकता? परिवार का सारा बोझ स्त्री उठाए, वही हर रात रात दिन हर काम में खटे। पुरुष केवल मूछों पर ताव देकर इधर उधर मटर गश्ती करता घूमे, न कमाए धमाए और ना कोई जिम्मेदारी उठाए। ऊपर से दारू पीकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करे, तो वह कैसे परिवार का मुखिया हुआ? भाई मेरी राय में तो जो परिवार की जिम्मेदारी उठाए, परिवार के लिए त्याग करे, वही परिवार का मुखिया है और पगड़ी उसी को बंधनी चाहिए। वो तो ठीक है, पर होता कहाँ है ऐसा? किसी परिवार में आज तक ऐसा हुआ है? एक व्यक्ति ने प्रतिवाद किया। पर ऐसा होना चाहिए, नहीं तो ऐसे अव्वल दर्जे के निकम्मे और गैर जिम्मेदार लोग मुखिया बनकर समाज के बीच इज्जत पाते रहेंगे और इससे निकम्मेपन और गैर जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा। पहले व्यक्ति ने अपनी बात के समर्थन में तर्क दिया। उन लोगों के ये शब्द अन्य लोगों से होते हुए पास में ही बैठी स्त्रियों के कानों से टकराए, तो उनमें भी इस बात को लेकर खुसर फुसर होने लगी। सबसे पहले एक औरत ने प्रतिक्रिया दी, बात तो ठीक कह रहे हैं मर्द लोग, जब सारा कुछ सरबतिया ही करे है और राम सिंह कुछ भी ना करे है,
उसे कुछ परवाह ही ना है घर गृहस्थी की, तो ऊ काहे का मुड या मुखिया। दूसरी औरत ने पहली औरत का प्रतिवाद किया, भाई कुछ भी कह लो, मरद ते मरद ही होवे हैं। तीसरी औरत बोली, अरे कमावे धमावे घर गृहस्थू को चलावे, कुछ मर्दों वाले काम करे तब तो मर्द है। सेत में तुम्हें काहे का मर्द और काहे का मुड। चौथी औरत ने कहा, कुछ करे या ना करे रहवेगा ते मर्द ही, पगड़ी ते राम सिंह को ही बंधनी चाहिए। पांचवी औरत ने उसकी बात को काटा, क्यों बंधनी चाहिए राम सिंह की आई पगड़ी? जब औरत जात सारे काम करे हैं मर्दों वाले, तो पगड़ी उसके क्यों ना बंधे? पगड़ी तो सरबतिया के ही बननी चाहिए। कई औरतों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक बूढ़ी औरत ने सब औरतों को टोकते हुए कहा, अरे तुम आपस में ही गलबजाई करती रहोगी, सरबतिया से भी तय पूछो ऊ क्या कहवे है, ऊ किसको पगड़ी बंधवाना चाहवे है। सभी औरतों ने बूढ़ी औरत का समर्थन किया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, असली रायते सरबतिया की ही है। और सब औरतों ने बूढ़ी औरत को ही सरबतिया की राय जानने के लिए अधिकृत किया। माँ तुम सबसे बड़ी हो, तुम्हें पूछो। लो मुझे कह रही हो तो मैं ही पूछ लेती हूँ। कहते हुए बूढ़ी औरत ने सरबतिया को पुकारा, सरबतिया अरे कहाँ है तू? यूं री माँ यही हूँ। अरे बता पगड़ी किसको बंधवावेगी? इसमें मैं क्या बताऊं माँ, वहां पंच बैठे हैं, यहाँ तुम बैठी हो। वो तो ठीक है, पंच अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम करेंगे, पर तेरे घर का मुड कौन है यू तो तू ही बतावेगी, हम थोड़े ही बतावेंगे। तू जिसको कहवेगी पगड़ी उसको बंधेगी। कुछ औरतों का वार्तालाप अभी भी जारी था। बूढ़ी औरत के सवाल के जवाब में सरबतिया कुछ नहीं बोली। इसी बीच एक औरत राम सिंह की तरफदारी करते हुए बोली, सरबतिया क्या बतावेगी इसमें, मर्दों का काम है, मर्द निपटा लेंगे अपने आप। और फिर जैसा भी है राम सिंह घर में सबसे बड़ा मर्द है, तो वही मुखिया होवेगा ना घर का, उसको ही बंध जावेगी पगड़ी। सरबतिया कुछ समझ नहीं पा रही थी कि बूढ़ी औरत की बात का क्या जवाब दे। खुशी के इस मौके पर वह खुश रहना चाहती थी, लेकिन इस सवाल ने उसकी खुशी में खलल डाल दी थी। वह दुविधा में डूबी थी और इस दुविधा से निकलने का उपाय खोज रही थी कि उस औरत के ये शब्द उसके कानों में पड़े। उसकी प्रतिक्रिया देने से वह स्वयं को नहीं रोक सकी। उम, पगड़ी बंधवाने के निया ही मुखिया है ऊ, और कामों के निया ना है। न इसे घर में किसी चीज के आने का पता न जाने का। कौन सी जिम्मेदारी उठाई है इसने आज तक, सिवा दिन भर निमड़ीन में बैठ के ताश खेलने के या यहाँ वहां मुंह मारने के। मुंह में खा लिया और निकाल दिया, इसके अलावा किया क्या है इसने आज तक? काम का न धाम का, दुश्मन अनाज का। घर में अन्न के दाने हैं या नहीं, बच्चे पढ़े या ना पढ़े, उनकी फीस किताब लत्ते, किसी चीज की कभी फिक्र रही है इसको? इन कामों के निया मुखिया ना है वो। सरबतिया के मुंह से ये शब्द निकलते ही लोगों के बीच गहमा गहमी तेज हो गई। सब लोगों ने अपनी अपनी तरह से राय व्यक्त करनी शुरू कर दी। हालांकि राम सिंह के प्रति किसी के मन में कोई सम्मान नहीं था। परिवार के लिए सरबतिया के तप, त्याग और संघर्ष को सब जानते थे और सरबतिया का सम्मान करते थे। किंतु राम सिंह की बजाय उसकी पत्नी को पगड़ी बंधे ऐसी कल्पना भी किसी के मन में नहीं थी। लेकिन सरबतिया के शब्दों ने उनकी सोच को इस ओर मोड़ दिया। अब तक शांत बैठे पंच भी यह सुनकर हरकत में आ गए और परस्पर विचार विमर्श करने लगे। थोड़ी देर विचार विमर्श के बाद मास्टर प्रेम सिंह ने राम सिंह को संबोधित किया। राम सिंह बताओ भाई, पगड़ी किसको बंधेगी? पहले की तरह राम सिंह ने जवाब की तलाश में फिर सरबतिया की ओर देखा। उसे ऐसा करते देख लोगों ने इस बार तेज प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी। एक पुरुषवादी मानसिकता के व्यक्ति ने कहा, अजी यूं भी कोई मर्द है जो बात बात में लुगाई की ओर देखता है? मारो झाड़ू ऐसे मर्द को, इससे तो उसकी लुगाई ही ठीक है, उसको ही बंधवाओ पगड़ी। दूसरे ने कहा, लुगाई की ओर ना देखे तो क्या करे, शराब पी के ते पड़ा रहवे यहाँ वहां, इसे कुछ अता पता है दीन दुनिया का, उसकी लुगाई को सब पता है। तीसरे ने कहा, अजी जब घर की असली मुखिया सरबतिया ही है तो उसके ही बंधनी चाहिए ना पगड़ी। लोगों की प्रतिक्रिया जोर पकड़ गई। दो चार लोगों को छोड़कर सबकी एक ही राय थी कि घर की मुखिया सरबतिया है, पगड़ी उसको ही बंधनी चाहिए। कुछ लोगों ने बाकायदा पंचों से गुजारिश की, राम सिंह से क्या पूछना पंचो, ऊ क्या बतावेगा, सरबतिया को बुलाओ और पगड़ी बंधवाओ। पंचों को भी लोगों की राय उचित लगी। उन्होंने लोगों की राय को महत्व दिया और राम सिंह के
जवाब की प्रतीक्षा किए बिना मास्टर प्रेम सिंह ने खड़े होकर घोषणा कर दी, भाई सुनो, गांव समाज की राय है कि पगड़ी राम सिंह की पत्नी सरबतिया को बंधेगी। इतना कहकर वह एक क्षण रुके और महिला समूह की ओर देखते हुए सरबतिया को संबोधित कर बोले, कहाँ है सरबतिया, अरे यहाँ आ और पगड़ी बंधवा। पंचों का यह निर्णय सुन सरबतिया हक्की बक्की रह गई। असमंजस से वह इधर उधर ताकने लगी और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मास्टर प्रेम सिंह ने फिर आवाज लगाई, अरे जल्दी आ, देर मत कर, इस काम को खत्म करो और मेहमान भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको खाना वाना खिलवाओ। उसके आसपास बैठी औरतों ने, जिनमें बूढ़ी औरत भी शामिल थी, उसके असमंजस को तोड़ा और लगभग धकियाते हुए उससे बोली, जाती क्यों ना है, तुझे बुला रहे हैं, जा और पगड़ी बंधवा। सरबतिया के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। वह धीरे से उठी और पंचों के बीच जाकर खड़ी हो गई। एक कहानी थी पगड़ी। बहुत सुंदर सुनीता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से कहानी पढ़ी और कहानी बहुत सारे सवाल और बहुत सारी जिज्ञासाएं छोड़ गई है। हालांकि कहानी बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत प्रगतिशील है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जैसे कि एक सवाल तो यही है, क्या पंचों में कोई औरत नहीं होगी, नंबर एक। दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर पति उसका नालायक नहीं होता, सशक्त होता, अच्छा होता, तो भी क्या पगड़ी सरबतिया को बंधती। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन जो भी हो ये सवाल अपनी जगह है। लेकिन कहानी की जो आपने संवाद अदायगी की है, मतलब बहुत ही मैं ये कहूँगी कि मुग्ध होकर के आपका हम कहानी सुन रहे थे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज आपने बहुत तैयारी के साथ कहानी पढ़ी और कहानी में जान डाल दिया आपने। तो अगर आप खुद इस कहानी के बारे में कुछ अपनी राय व्यक्त करना चाहें तो ज़रूर करें। मेरी तरफ से मैंने 2 ही सवाल रखे कि भई क्या अगर करदम जी होते तो ज़रूर इन सवालों का जवाब देते कि परंपरा हम कहानियों में अभी भी ढो रहे हैं, परंपरा तोड़ते हुए भी परंपराओं को ढो रहे हैं। तो विकल्प अच्छा और बुरे में नहीं, विकल्प समानता का होना चाहिए कि जो इस तरीके से है। और मुझे लगता है कि आप इस पे अपनी कुछ बात रखेगी, तो मैं जी अभी लोगों के सवाल जो है, बातें वो आगे लाती हूँ। जी, मैं भी यही कहना चाह रही थी मैम, जैसे कि आपने बोला कि ये जैसे पंच और पगड़ी, ये अपने आप में ही पितृसत्ता का प्रतीक है। अ, पंचों का होना और फिर पंचायत होना और फिर पंचों की राय से जो भी महिलाएं एक और ढोलक बजा रही हैं, जो सगाई का जो भी कार्यक्रम है, तो ये सारा तो पितृसत्तात्मक ही है। लेकिन उसी के मुझे ऐसा लगा कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, कुछ उसी तरह से पितृसत्ता के ही हथियार से उसको मतलब तोड़ने की कोशिश यहाँ लेखक ने की है कि अगर ठीक है, अगर आपको पगड़ी ही चाहिए और पगड़ी ही मान सम्मान का प्रतीक है, पगड़ी ही सब कुछ है, तो वो महिला अगर वो सारी चीजें कर रही है तो वो महिला को भी पहनाओ, है ना। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि सुंदर सी बहू लाऊंगी, मतलब वो जब भी सोचती है कि मैं बेटे की शादी करूंगी तो बहू लाऊंगी, तो सुंदर सी बहू लाऊंगी। तो एक ये चीज है जो हमारे समाज में है, मानसिकता में बैठी हुई है कि जो बहू होनी चाहिए वो सुंदर ही होनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए, है ना। वो ये नहीं सोचती है कि अच्छी बहू लाऊंगी या मतलब उसका वही है कि सुंदर सी, मतलब कोई भी माँ, मुझे लगता है 80% महिलाएं अपनी बहू के बारे में सोचती हैं तो वो सजी धजी छम छम करती हुई वैसे ही सुंदर सी ही बहू सोचती हैं, है ना। प्रगतिशील या स्मार्ट बहू शायद अगली पीढ़ी की ये तो सोचे। देखो एक तो ये एक हमारे साहित्यकार, पुरुष साहित्यकार द्वारा लिखी गई है, तो ये ज़रूर है कि महिलाएं सोचती होंगी, लेकिन उनका सोचना भी कंडीशनिंग में ही एक हिस्सा है। और कि भाई सुंदर होगी, क्योंकि वो जो है परंपरा से जो चीज़ें चली आती हैं, तो अगर इसमें ये भी परंपरा टूटती कि नहीं सुंदर नहीं, मुझे अपने मतलब इसमें लड़के का कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन इसकी कई बातें बड़ी खूबसूरत है। जैसे कि दिशा में बैठना, किसी भी दिशा में बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात बहुत अच्छी है। और पंचों के डायलॉग्स हैं कि भाई प्यार की कोई कमी नहीं है, प्यार तो कितना भी ले लो, ये बहुत एक जो दलित जीवन, लोक जीवन के जो चित्र हैं, बड़े खूबसूरत है इसमें।
कि जो और मैंने एक कि तरह से भीम का प्रचार बढ़ रहा है कि हाँ, वहाँ से भी जय भीम जो मतलब राम राम या नमस्ते को छोड़ के जैसे हाँ, ग्रामीण समाज में भी ये जो जागरूकता आई है उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि जय भीम की बात है और ये दिशा भी मैंने है। ये मैंने पहली बार किसी कहानी में इस तरीके से पढ़ा कि हमने जय भीम भेजा है तो उन्होंने भी जय भीम भेजा है। हालांकि मैंने शादियों में, जैसे कि अगर हम शादियों में जाएं तो जो मेहंदी में जो गीत होते हैं या जो होते हैं उसमें अब हमारी महिलाएं, मैंने खुद जो एक शादी अटेंड की तो उसमें वो वहां के पुरुष कहते अरे बहुत गाना वाना हो गया, बाबा साहब का गाना गा लो। तो उन्होंने बाबा साहब के इतने सुंदर गाने गाए, बहुत सुंदर, उस तरह के कि मैं तो खड़ी थी दरवाजे पर और बाबा साहब मेरे हाथ में कलम थमा गए। तो इस तरह के वो ग्रामीण समाज की औरतें बेहद सुंदर अपनी गीत रचना वगैरह अपने भाव को अभिव्यक्त करती हैं। शायद उनको और कोई मौके नहीं होते लेकिन वो बड़ी मुखर होती हैं, जैसे कि इसमें दिखाई है मुखर हैं औरतें, पर उतनी मुखर नहीं है तो सही औरतें मुखर, लेकिन नहीं है। एक बात ये है कि जो ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोक संस्कृति में जो चीज रच बस जाती है वो लंबे समय तक जाती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में आती है। तो अगर हम इन सारी चीजों को लोक संस्कृति में इसको बसा सकें, अंबेडकर साहब के विचारों को अपने जीवन में अगर इस तरह से उतारे ना तो वो लंबे समय तक जाएगा। जैसे अभी बिहार में अभी कुछ दिन, एक सप्ताह पहले अखंड संविधान पाठ हुआ है ना। तो जो अष्टयाम होता है या रामायण पाठ होता है, तो उस तरह से अगर अखंड संविधान का पाठ हो या उसकी प्रस्तावना, किसी कार्य को शुरू करने से पहले हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ें, तो हमारे जो बच्चे हैं वो इन चीजों को देखेंगे। जैसे बचपन से ही वो अब बिना कुछ किए ही देवी देवताओं से परिचित हो जाते हैं, उस तरह से संविधान से परिचित होंगे, अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, अम्बेडकर जी से परिचित होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर हम लोक संस्कृति में उसको बसा पाए तो हम एक लंबी पारी खेल पाएंगे। वरना पढ़े लिखे लोग अपने में गोष्ठियां करते हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि उतनी लंबी पारी खेल पाएंगे जितना कि लोक संस्कृति में जाने पे होगा वो। तुम्हारी बात सही है ये, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये अखंड जैसे शब्द जो है ये शब्दों से हमें बचना चाहिए और किसी भी तरीके से उस शब्दावली से हमें निकलना पड़ेगा। और क्योंकि अब ये जो शब्दावली है ये एक तरह से ये एक वही है कि हम इस इधर से निकल के उधर चले गए। तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ना, लेकिन अखंड लगा देने से वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है जैसे कि हम किसी परंपरा, एक परंपरा से निकल के दूसरी परंपरा में जा रहे हैं। तो हम जो काम कर रहे हैं, जैसे अब देखिए वैसे क्योंकि एक और मैं उदाहरण दूंगी कि जैसे शादियां हो रही हैं और उसमें अभी संविधान और बाबा साहब की चित्र और काशीराम के चित्र और बुद्ध के चित्र और सावित्रीबाई फुले के चित्र लोग रखने लगे हैं। तो उनमें से कुछ शादियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ मतलब वो दिखावे के लिए चित्र रख रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो है वो पूरा जो उनका धार्मिक अनुष्ठान है वो उसी की तरह चल रहा है जैसे चला करते थे। तो खैर ये भी एक बात है कि शादियों में चित्र रखने लगे, लेकिन वो चित्र में जो हमारे महान हस्तियां हैं, जो हमारे लीडर हैं, उनका क्या कहना है वो भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे अब अगर शादी में कोई अगर ज्योतिबा फुले का चित्र और सावित्रीबाई फुले का चित्र लगाता है, तो मैं समझती हूँ कि जब सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ने जब सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो बिल्कुल वो उन्होंने कहा कि किसी पंडित की जरूरत नहीं है और वर वधु जो है अपने उन्होंने मंत्र बनाए। वो मंत्र नहीं, मतलब कि मंत्र नहीं कहेंगे उन्हें, कि वचन, कि भाई मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मेरा ध्यान रखोगी, और बिल्कुल मिनिमम दहेज, मिनिमम सब चीजें, कम से कम चीजों में उन्होंने शादी संपन्न कराई। तो जब हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का चित्र रखते हैं तो हमें मानना चाहिए कि वो आदर्श था उनके सामने और वो 160 साल पहले इस आदर्श को रख रहे थे कि शादी ऐसे होगी। तो हमें भी उस तरह के आदर्श को, ये ठीक है कि एकदम से नहीं जाया जा सकता, लेकिन हमें धीरे धीरे उस तरफ तो बढ़ना होगा कि कम से कम खर्चा हो, कम से कम उस तरह के कर्म कांड हो, कम से कम जो है वो चीजें जो है जो इंसान को, जो औरत को नीचा बनाती हैं और आदमी को ऊंचा बनाती हैं, कि भाई ये कम से कम हो, है ना, धीरे धीरे ही सबसे आपत्तिजनक मुझे लगती है कन्यादान की जो विधि है। ये इस सब चीजों से तो एकदम बचना ही चाहिए।
तरह। उसमें अगर मैं सावित्रीबाई फुले का एक प्रसंग, क्योंकि हमारे साथ कई सारे हमारे पाठक जुड़े हैं, तो मैं ये बताऊंगी कि सावित्रीबाई फुले ने के बेटे की जिससे शादी हुई थी राधा से, तो सावित्रीबाई फुले अपने जीवन में इतनी ज्यादा, मैं कहूंगी, जो उनका सैद्धांतिक जीवन था, जो उनका वैचारिक जीवन था, वैसे ही वो अपने निजी जीवन में थी। तो जो उनकी जो होने वाली बहू थी राधा, उन्होंने उसको घर में रख के पढ़ाया, वो भी उनके दोस्त की बेटी थी। और दोनों की, मतलब वो जो राधा थी उसकी जाति अलग थी और सावित्रीबाई फुले पढ़ाया, और वो बच्चे को, राधा को पढ़ने का मौका देती थी, घर का कोई काम ना कराना है कि तुम पढ़ो। तो और कोई शादी में उन्होंने ना मतलब कन्यादान ना ऐसा कुछ था। तो मुझे लगता है कि अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं। और इस पे मतलब ये जरूर है कि दो परिवारों की सहमति बनती है, लेकिन अभी एक लड़की ने ऐसा किया है। अभी एक ने कहा कि कोई मैं दान देने की चीज नहीं हूँ, और उसका काफी आलोचना हो रही है कि काफी लोग जो है वो हिंदू, मतलब उस तरह के कट्टर लोग उसके पीछे पड़ गए। लेकिन उसने एक उदाहरण पेश किया, और मुझे लगता है कि एक उदाहरण भी बहुत है इस तरह का, और वो हमें बार बार उसके बारे में हमें कहना चाहिए। जो पॉजिटिव चीजें उनके बारे में हमें बार बार बोलना चाहिए। तो कन्यादान तो होना ही नहीं चाहिए। कन्यादान, कोई कन्या तो वस्तु है नहीं देने की, है ना। ये जब जीवन, वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, वो तो बराबरी का जीवन है, सहयोग का जीवन है, सहजीवन का, सहजीवन, मतलब एक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं नए। तो ये सही है आपकी बात, मैं इससे सहमत हूँ बिल्कुल। मुझे भी पता चला। मेरी बहुत ही नजदीक एक स्टूडेंट ही थी, वो बोल रही थी कि मेरी दीदी का कन्यादान नहीं हुआ। उन्होंने मना किया कि मैं कन्यादान मत करना, बाकी सब करना। तो मुझे लगता है कि एक एक कदम बढ़ाते हुए, और वो प्रगतिशील परिवार है और ब्राह्मण परिवार है, और कन्यादान नहीं किया उनके पिता ने। तो मुझे लग रहा है एक एक कदम बढ़ाते हुए हम कम से कम धीरे धीरे ही सही, सरकते सरकते ही सही अपनी मंजिल की ओर हम जा रहे हैं। एकदम से तो बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जरूर हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ बदल रहा है, तो ये अच्छी चीज है। और ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत प्रभावित करती है सरबतिया, और जो वो और पगड़ी बांटने वाला दृश्य है वो। ये सही है बिल्कुल। साहित्य तो जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता ही है, और ये कहानी निश्चित तौर पे एक रोल अदा करेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा चीजें पॉजिटिव है। हाँ, बस ये हमें देखना है कि हमें इसको और एक अलग तरीके से, स्त्रीवादी दृष्टि से भी सोचना होगा इस कहानी में। तो जी। हालांकि कहानी में बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है। इसमें दलित जो समाज के जो कल्चर है, कि किस तरीके से हंसी ठिठोली होती है शादियों के मौके पर, और और जो मौका मिलता है औरतों को बोलने का। अभी तो हम समानता की बात करें, लेकिन हमारी तो औरतों को बोलने का मौका, समानता तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम उनको मौके देते हैं, मतलब मौका मिलता है। तो मुझे लगता है और ज्यादा से ज्यादा साहित्य में कम से कम हम ऐसे पात्र लाएं जो कि बराबरी की कामना करते हो, जो कि समानता की तरफ बढ़ते हो, क्योंकि हम खासकर दलित समाज अपने साहित्य से बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ उससे प्रेरणा लेता है। ये बिल्कुल आंदोलन और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें जो साहित्य हमारा हो वो ऐसा ही होना चाहिए जैसे कि इनकी जो कहानी पगड़ी है। और मुझे लगता है साथियों, हमारी जो साथी हैं वो अभी हो गई हैं। अगर आप भी कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप लिख कर के कह सकते हैं। और आज की चर्चा काफी, वैसे तो चर्चा तो वही सार्थक होती है जिसमें कि पाठक खुल कर के भाग ले, लेकिन वो नहीं हो पाता जब इस तरह के कार्यक्रम रहते हैं। लेकिन कमेंट के जरिए विचार आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं हम इस कहानी पाठ पे काफ़ी चर्चा भी हो गई है, और मुझे लगता है कि अगर इस ऑनलाइन प्रोग्राम के अलावा जो हमारा फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम बड़ा बड़ा जो चल रहा होगा, तो हम उस पे अपनी बातचीत रख सकते हैं, और इस कहानी की चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं दलित लेखक संघ की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, और बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़े रहे। आज तो हमारे साथ काफ़ी महत्वपूर्ण लोग जुड़े। तो ये कहानी की ताकत ही है कि इस तरीके से और बहुत मुश्किल हो जाता है जब नेटवर्क की इस समय दिक्कत है। और आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम भी चल रहा था बीटिंग रिट्रीट का, तो और तो उसमें भी
तो ये सवाल प्रदीप मिश्र जी बता रहे, जब कुछ भी ज़रूरी नहीं तो फिर शादी ही क्यों ज़रूरी है? दान की चीज़ नहीं तो दूसरे के घर में जाकर पढ़ने की चीज़। खैर ये प्रदीप जी एक बहुत बड़ी बात है, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है ना, ये बहस की चीज़ें होती हैं, और एक सार्थक बहस के लिए जब हम बैठते हैं तभी चीज़ें निकल के आ जाती हैं, और तर्क के साथ हम बात करते हैं, और आपकी बात जो है वो बहस करने लायक है, मतलब इस पे बहस की जा सकती है, इस पे राय बनाई जा सकती है। तो आज हमारे एक बहुत ही वरिष्ठ साथी चौथी राम जी का भी जन्मदिन था, तो हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं। और कल हमारे 2 प्रोग्राम हैं। एक हमारा दलित साहित्य, भोजपुरी का दलित साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि संतोष पटेल आएँगे और उनसे इंटरव्यू करेंगी प्रियंका। और शाम को हमारा एक बहुत कविता पाठ है, जिसमें कि बच्चा लाल उन्मेष आएँगे कविता पाठ करने, वो 6 बजे है। तो मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले यही चाहूँगी कि आप लोग कल शाम को इस कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ें, और इसके साथ ही जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। दलित लेखक संघ की ओर से आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।